गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स पढ़े थे। आज हमें कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हैं डाइवर्सिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसे हल्का सा देख लेते हैं बस। एक तो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो और ऑप्शंस इमर्ज हुए उनमें से पहला था फार्मर्स मार्केट। और इन फार्मर्स मार्केट को अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कि अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, हडसपुर मंडी पुणे में, रायतू बाजार कहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ये रायतू बाजार कौन होते हैं? जहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो मार्केट होती है उन्हें बोलते हैं। और उजावर सैंडीज कहाँ पे? तमिलनाडु में। फिर क्या कराया गया? सीधा अलायंस कराया गया मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज के साथ। किसका? फार्मर्स का। हालांकि उसमें भी कुछ क्या थी, प्रॉब्लम्स थी, वो हमने डिस्कस करी थी। और फिर जस्ट उसके बाद हमने क्या देखा था? एक कॉन्सेप्ट देखा था तानवा, तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर। ये जो इनिशिएटिव था ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लिया था, जहां पे वो विमेन्स को क्या करना चाहते थे, एम्पावर करना चाहते थे और उन्हें ट्रेन करना चाहते थे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, आज बच्चों नया टॉपिक है हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कह रहे अगर रूरल डेवलपमेंट करना है ना, रूरल डेवलपमेंट अगर करना है तो यार ज्यादा डिपेंड मत हो जाओ। किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। और एग्रीकल्चर में भी खास चीज, खास मतलब मेन तौर पे किसके ऊपर कि जो तुम ट्रेडिशनली जैसे करते हुए आ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड मत रहो, है ना। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी तुम्हारी बढ़ जाएगी अगर तुम सारे ही लोग मिल करके, है ना, दो ही खेती करोगे, गेहूं की फसल उगाओगे और गन्ने की फसल उगाओगे तो यार बड़ी दिक्कत आने वाली है। एक ही चीज में मत डिपेंड हो जाओ, ठीक है ना। वो कहा जाता है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, है ना। एक ही जगह आपके सारे रिसोर्सेज मत लगा दीजिए, है ना। डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर एक चीज पे फिर आफत आएगी ना तो फिर दिक्कत होगी, है ना। कई बार जैसे ये जो टर्म है बेसिकली किसके लिए यूज की जाती है? शेयर मार्केट के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं यार ये शेयर अच्छा है, ठीक है ना, सारे पैसे इस पे लगा दीजिएगा, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है ना। मतलब अगर उसमें फ्लक्चुएशंस होंगे, और ऐसा होता ही है बच्चों कि कोई भी शेयर खरीदने के बाद सस्ता होता है और बेचने के बाद महंगा होता है। जैसे, और ये नॉर्मल बात है। वो बच्चे ने अभी एक ये ईशान क्या कर रहा था, कोई तो इसने वो ट्रेडिंग सीखना, मतलब अभी ऐसा कोई तो इसने एप्लीकेशन डाउनलोड की और ये पहले दिन इसने शेयर परचेज किया, अगले दिन आकर के रोना रो रहा है, कह रहे ये तो जब से खरीदे जब से नुकसान हो रहा है ना। हाँ, तो अपने देखो बच्चों, ऐसे तो कोई भी इंसान नहीं है जिसको जो एग्जैक्टली बता सके, ठीक है ना, कि भाई मतलब ऐसा कभी होगा ही नहीं। कोई अपने आप को कितना भी बड़ा खिलाड़ी बोलता होगा ना कि मैं खिलाड़ी हूँ शेयर मार्केट का, तो मार्केट का कुछ पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता है। एक फोरकास्टिंग की जा सकती है कुछ बेसिस पे, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बेसिस पे, लेकिन नहीं पता जा सकता। ऐसे कोई भी इंसान नहीं होगा जो सबसे महंगे पे बेच के निकलेगा और सबसे सस्ते पे खरीदेगा, ऐसा कोई इंसान नहीं है, ठीक है ना। तो अभी अगर जैसे वहां पे बोला जाता है कि सारी रिसोर्सेज आपने एक जगह लगा दी तो बर्बाद हो जाओगी। अब मान लिया वहां पे एक टर्म चलती है, एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी चलती है कि एक स्टॉक में 5% से पैसा ज्यादा मत लगाओ, ठीक है ना। अगर तुम बर्बाद भी होगे, मान लिया वो पूरी की पूरी कंपनी भी डूब गई, तो तुम्हारा बस कितना ही पैसा जाएगा? 5% जाएगा तुम्हारे पूरे पोर्टफोलियो का। और तुमने एक में ही लगा देना बच्चों, 5% के फ्लक्चुएशन एक स्टॉक में कुछ भी नहीं होता, लेने के बाद 15% तक के क्या हो जाते हैं? फ्लक्चुएशन हो जाते हैं। तुमने एक में लगाया सारा पैसा, तो तुम्हारी जो वेल्थ है वो 15% से 20% से, और लेट सपोज अगर 2-3 दिन में क्या हुआ, वो 10% का 5% का फॉल हो गया, तो 40% लॉस लेके बैठोगे। जबकि अगर डाइवर्सिफिकेशन किया होता, बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा बहुत सारे इन द सेंस कि 20 स्टॉक में पैसा लगाया होता, 5% वाली थ्योरी के हिसाब से 20 स्टॉक बैठते हैं, तो अगर एक कंपनी बर्बाद भी हो जाती पूरी तो भी कितना होता? 5% क्या होता? आपका पोर्टफोलियो डाउन होता, ठीक है ना। सेम एज ये चीजें यहाँ पे चल रही है बच्चों, कि बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहे रूरल एरिया में कि भाई हमें नई चीजें ट्राई करनी है, हमें नई चीजें करना है।
ठीक है ना। बस वो जो ट्रेडिशनली जैसे फार्मिंग करते हुए आ रहे थे, जिन फसलों को उगाते हुए आ रहे थे, जिन तरीकों से करते हुए आ रहे थे, सबको, सारी जनता को बस उसी से करना है। कोई नया क्यों नहीं ट्राई कर रहा है? एक पे इतना मत डिपेंड हो। रूरली अगर आपको अपने आप को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली और आपका लिविंग स्टैंडर्ड आपको रेज करना है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। एक चीज पे मत डिपेंड हो जाओ। और ये खाली शेयर मार्केट के लिए नहीं, खाली रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए नहीं, ये आपको जनरल मैसेज है कि एक चीज के ऊपर मत डिपेंड हो जाना, है ना। मोर देन आपके क्या होने चाहिए? वन सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, ठीक है ना। खैर, ये सब इधर उधर की बातें फिर बाकी उसमें करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करेंगे, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग। फिलहाल कम टू द पॉइंट, रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, कि हमें डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पढ़ना है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के। पहले वो बता रहा है रीजन, फिर वो बता रहा है इसका बेनिफिट, अब वो बताएगा कि डाइवर्सिफिकेशन बाद में कितने तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो चालू करते हैं बच्चों रीजन से, कि हमें क्यों करना है डाइवर्सिफिकेशन। सब तो सही चल रहा है, नहीं चल रहा है सही, नहीं चल रहा है भाई सही। एक चीजों के ऊपर, एक ही चीज के ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो बड़ी दिक्कत आने वाली है इन फ्यूचर। जो एनवायरनमेंट है बहुत डायनेमिक है, बहुत ज्यादा क्या है, अनसर्टेन है, नहीं बता सकते कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको लुक इनटू करना पड़ेगा कि नई नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, नए नए मेथड क्या आ रहे हैं फार्मिंग के, है ना। कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, कैसे हम थोड़ी नॉलेज लेकर के, ट्रेन होकर के, कैसे हम प्रोडक्टिविटी को और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो रीजन देख लो। द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन अराइजेस बिकॉज, डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत इसलिए है, देयर इज अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लिवलीहुड। यार है कि अगर जीविका चलाने के लिए प्योर किसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे, फार्मिंग के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, रिस्क है। कभी अभी क्या है ना कि थोड़ा गांव में जाओ आप, तो लोगों से पूछो जाके, जो बड़े लोग हैं उनसे जाके पूछो, कह रहे जी हमने तो अपने लड़के को बाहर निकाल दिया, खेती में कुछ नहीं रखा जी। अब तो मेहनत ही मेहनत है, क्या है, मेहनत ही मेहनत है, रखा कुछ नहीं है। हमने तो एक लड़के को पढ़ने के लिए भेज दिया, एक बच्चा जा रहा है ये करने, एक बच्चा वो करने, एक को आर्मी में लगा रखा है। डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मैंने आपको एक वो कांजीवरम साड़ीज की एक वो दिखाई थी, वीडियो दिखाई थी, है ना। सेम एज वो जो हैंडीक्राफ्ट थे, वो जो लोग थे, आर्टिसंस थे, वो भी बोले थे, कह रहे कि अब बहुत ज्यादा रहा नहीं है काम करने के लिए, तो नई जनरेशन को तो हम पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, ठीक है ना। इस काम में अब कुछ रह नहीं गया। डाइवर्सिफिकेशन, एक ही चीज पर डिपेंड रहोगे तो बहुत ज्यादा क्या आएगा, रिस्क आएगा, एक बात। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि रीजन पढ़ रहे हैं हम। दूसरा, टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शंस टू रूरल पीपल, ताकि हम क्या कर सके, सस्टेनेबल मतलब परमानेंट लिवलीहुड ऑप्शंस प्रोवाइड करा सके, किसको, रूरल पीपल को। दैट्स व्हाई ये भी क्या है, रीजन है डाइवर्सिफिकेशन करने का। आपने देखा होगा बच्चों, गांव वगैरह में, आयुष कुमार थोड़ा बताना, जो लोग खेती कर रहे हैं, मतलब ठीक ठाक, अब ऐसे नहीं बहुत ज्यादा एज के है, ठीक ठाक एज के है, तो वो सुबह शाम लेट सपोज क्या कर रहे हैं, शाम में तो शायद ज्यादा काम नहीं होता होगा, मेरे ख्याल सुबह 12 बजे तक काम होता है शायद खेती में, ठीक है ना। तो जो लोग किसानी करते हैं, तो 12 बजे तक अपना वो काम करके, तुमने देखा होगा शाम के टाइम वो लोग कोई फास्ट फूड का, किसी ने तो कोई रेडा लगाया है कि कोई बर्गर बेच रहा है, कोई चाउमीन बेच रहा है, कोई मोमोज बेच रहा है, से ऐसे और नो। नहीं नहीं, कुछ लोग जो थोड़े थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जो ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, वो साइबर कैफे चला के रखे हैं, है ना। अपने घर में ही उन्होंने क्या किया, वो साइबर कैफे फॉर्म, ऐसे होते ना बहुत सारे, अब क्योंकि आर्मी वाले बच्चे होंगे तो उनके फॉर्म निकल रहे हैं, कोई बीएड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, तो वो साइबर कैफे खोल के रखे है। कुछ लोगों ने, आजकल मैं बड़ा देख रहा हूँ कि लोगों में क्रेज है नर्सरी खोलने का। पहले अपने बुढ़ाना में एक नर्सरी हुआ करती थी, उसके भी नखरे हुआ करते थे, ठीक है ना, उससे कुछ लेने के लिए जाओ। आज बुढ़ाना में बहुत सारी नर्सरी है, से सुनो, बुढ़ाना में भी और इवन बुढ़ाना के आसपास में भी, और ऐसी नहीं छोटी छोटी बड़ी बड़ी नर्सरी। तो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे लोग, क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। आए दिन आप उसमें न्यूज वगैरह में देखते रहते होंगे, या कोई वीडियो वायरल हो जाती है कि इस बंदे ने अपने ये ऐसे खेती करके, इसने क्या बोलते इसको, केसर की खेती की, इसने ये खेती की, इसने अपने घर पे ही अपने रूफ पे इस तरह की वेजिटेबल्स वगैरह उगाई, अब ये बेच रहा है, इतने पैसे कमा रहा है, ये वगैरह। वो तो डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि एक तो एक ही ऑप्शन पे रहते हो तो रिस्क ज्यादा रहता है, दूसरा अगर डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जिनसे वो अपनी जीविका को परमानेंटली सस्टेनेबली क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। अच्छा, यही इसके क्या है, इसको थोड़ा ट्विस्ट करके पढ़ोगे तो यही इसके क्या है, फायदे हैं। तो देखो, बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन।
मच ऑफ द एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज आर कंसंट्रेटेड इन द खरीफ सीजन। वो कह रहे हैं कि ज्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है ना, वो किस सीजन में होती है? खरीफ सीजन में होती है। अब ये क्या होता है, तो पहले एक काम करो, पहले से ही पढ़ लो ताकि आपको ज्यादा फिर बाद में दिक्कत ना आए। ये मैंने अलग से डाला है बूस्टर पॉइंट करके, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है और रबी क्रॉप्स कौन सी होती है। बच्चों जो खरीफ क्रॉप्स होती है वो जून से स्टार्ट होती है और अक्टूबर में खत्म हो जाती है। थोड़ा बहुत आगे पीछे एरिया टू एरिया डिफर कर सकता है मेरे, आप ऐसे मतलब वो आर्ग्यूमेंट मत करना कि नमन भैया यही होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट ये नहीं होता है, इससे थोड़ा आगे पीछे होता है। आगे पीछे एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन क्या कर सकता है, डिफर कर सकता है, 10-15-20 दिनों का गैप हो सकता है। लेकिन ये जो खरीफ क्रॉप स्टार्ट होती है ये जून से लेकर के अक्टूबर में, मतलब गर्मी के मौसम की जो फसल होती है उन्हें क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इनमें ही होती है क्योंकि एक तो मौसम फेवरेबल होता है और ये जो क्रॉप्स होती है इनमें टाइम ज्यादा होता है। जैसे कि गन्ने की जो फसल होती है वो इसी टाइम पीरियड में होती है, इसमें ज्यादा काम होता है। अगर मैं अपने एरिया की बात करूं, है ना, सर्दियों में एक तो मौसम थोड़ा सही नहीं रहता काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा जो उसमें अभी जैसे क्या होगा, अभी मार्च और अप्रैल आएगा तो उसमें कटाई होगी, उसमें थोड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी लोगों को। बात समझ में आ रही है? मेजरली जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है काम करने की वो खरीफ सीजन में मिलती है। खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून क्रॉप्स और ऑटम क्रॉप। उन्हें क्या भी बोलते हैं? मॉनसून क्रॉप भी बोलते हैं और ऑटम क्रॉप भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? राइस, मेज मतलब वो मक्का, नेक्स्ट है बाजरा, सोयाबीन एंड कॉटन आर सम ऑफ द मेजर खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया। बड़े पैमाने पे इनको क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है खरीफ सीजन में। बात करते किसकी? रबी क्रॉप्स की। तो वो बोल रहे हैं जो इसका ऑपोजिट होता है खरीफ का, वो क्या है? वो रबी क्रॉप है विच इज ग्रोन इन द विंटर, जो कब में उगाई जाती है? विंटर में। रबी सीजन स्टार्ट्स इन नवंबर एंड एंड्स इन अप्रैल और मई। ये नवंबर से चालू होता है और अप्रैल और मई में, अब आने वाला जो टाइम है इसका खत्म होने का टाइम है और फिर चालू होगा कौन? खरीफ क्रॉप्स चालू होगी। ठीक है ना? रबी क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स। उन्हें क्या भी बोलते हैं? विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है व्हीट, मस्टर्ड, बार्ले, पल्सेस एंड ओट्स आर सम ऑफ द मेजर रबी क्रॉप्स इन इंडिया। ये भारत में क्या है? मेजर रबी क्रॉप्स है। ठीक है, चलो ज्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है बच्चों वो कब में मिलती है? खरीफ सीजन, सॉरी रबी सीजन में। किसमें मिलती है? रबी सीजन में। सॉरी मैंने पहले उल्टा बोला, ठीक है ना। अब रबी सीजन में क्या होता है बोलो ना, पहले तो ये बताओ रबी सीजन में कौन सी होती है? हाँ जी, विंटर वाली क्या? वो विंटर वाली। तो कह रहे हैं कि ज्यादा जो इसमें होता है, कहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं, सॉरी यार मैं नीचे पढ़ रहा हूँ, सॉरी बच्चों, पता नहीं कहाँ दिमाग चला गया। ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ, ऊपर वाला पढ़ रहा हूँ नीचे वाला। कह रहे हैं कि ज्यादातर जो मैंने सही बोला था पहले, ज्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो किस में ही होती है? खरीफ में ही होती है, क्योंकि वो गर्मी वाला सीजन होता है। कौन से वाला सीजन होता है? मौसम भी फेवरेबल होता है और जो मेजर जो भारत में जो क्रॉप चलती है जैसे कि राइस, मेज, ठीक है ना, तो वो उसमें चलती है। राइस का बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होता है, कहाँ पे? पंजाब में और हरियाणा में, ठीक है ना। तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ड्यूरिंग द रबी सीजन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन एरियाज वेयर देयर आर इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज। कह रहे हैं कि रबी सीजन में काफी मुश्किल होता है ना, यानी कि विंटर वाले सीजन में काफी मुश्किल होता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, खासकर किन एरियाज में? इन एरियाज वेयर देयर आर इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज, जहां पे कोई भी इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती। इरिगेशन फैसिलिटीज जहां पे, वहां पे तो एक बार को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल भी जाती है, लेकिन जहां पे सिंचाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं है वहां पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। एक तो मौसम अनफेवरेबल है और दूसरा इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं होती है। ठीक है ना। सो डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर सेक्टर इज एसेंशियल। तो कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करना काफी क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, ताकि एडिशनल, सप्लीमेंट्री मतलब एडिशनल क्या मिल सके? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सके, एक फायदा। दूसरा, टू इनेबल देम टू अर्न हायर लेवल्स ऑफ इनकम, ताकि लोग क्या कर सके? ज्यादा पैसा कमा सके। तीसरा, टू इनेबल रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी एंड अदर ट्रबल्स, या जो लोग, जो रूरल के जो लोग हैं जिनको किसका सामना करना पड़ता है? गरीबी का सामना करना पड़ता है, बाकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो उनसे बाहर निकल जाए। रीजन क्या है डाइवर्सिफिकेशन के? पहला रीजन बोलो।
हाँ जी, एक तो रिस्क क्या है, ज्यादा है एक ही सोर्स पे डिपेंड होने में। दूसरा लिवलीहुड ऑप्शन आपको क्या मिल जाएंगे, सस्टेनेबली अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर एक पे रहते हो तो नहीं होते। अच्छा, फायदे क्या है, वही इसी को आगे बढ़ाओ तो फायदे। पहला, एक तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कंपनी, वो तो नॉर्मल बताया उसने कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किस में नहीं मिलती, रबी में नहीं मिलती, खरीफ में मिलती है, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो फायदा क्या होगा, एक तो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो गई, दूसरा ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, और तीसरा बच्चों पॉवर्टी से बाहर निकल सकते हैं हम, या जो बाकी जो ट्रबल्स है रूरल पीपल के लिए, ठीक है ना। और भी लिख सकते हो आप, और क्या लिखोगे, वही जो सस्टेनेबल वाला पॉइंट है वो भी यहाँ पे बेनिफिट में लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसा भी लिख सकते हो कि रिस्क क्या हो जाएगा भाई, डाइवर्सिफिकेशन के जो रीजन है जिनकी वजह से हमें डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ रहा है, वो बेनिफिट भी तो होंगे, कि रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, तो वो चीज है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोल सकते हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों को क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, रेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब कह रहा है टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अब बच्चों डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड टू एस्पेक्ट्स। फर्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कोई बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोडक्शन एक्टिविटी में तो टेक्निक्स के ऊपर बात करते हैं, टेक्निक्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के में एक चीज सही बताई आपने, बाद वाली सही बताई और पहले वाली सही नहीं बताई। टेक्निक वो जो तुम मेथड बोल रहे हो थोड़ा उसको और एक्सप्लेन करो, शायद मैं गलत समझ रहा हूँ। जैसे कि पहले हम लोग इरिगेशन, क्या चीज, टेक्निक, अच्छा टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं, वैरायटी मतलब नहीं, तुम क्या बोल रहे हो वैरायटी, किस चीज की वैरायटी? बी वाले में तो हो गया ज्यादा प्रोड्यूस करना, अलग अलग क्रॉप उगाए, और पहले वाले में अलग अलग वैरायटी। चलो एक तो आपने सही बोला, पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि ये बात कर रहा है मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम की। किसकी बात कर रहा है, कहाँ है यार वो जो गिनी चुनी जो फसलें हैं उनके पीछे कहाँ पड़े हो, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा कस्बा, तुम्हारा आसपास का जो इलाका, सारे के सारे लोग क्यों ही, उसने अगर वीट उगाया अपने फार्म में तो क्यों ही तुम्हें वीट उगाना है, और भी तो बहुत फसलें हैं। उसने सारे लोग गन्ना उगा रहे तो गन्ना ही उगा रहे है ना, अरे भाई मत करो, और भी तो है, ठीक है ना, और फसलें उगाओ, उसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ध्यान देना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करो। इसमें फायदा यह है कि अगर एक ही फसल को तुम उगाओगे बार 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 बार, तो उस फसल को, उस पर्टिकुलर फसल को जो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो तुम्हारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम लगाओगे, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन करोगे, तो अलग अलग फसल उगाओगे, इस बार तुमने मक्का उगाई, अगली बार तुम कुछ और चीज उगा रहे हो, है ना, फिर तुमने वेजिटेबल्स वगैरह क्या करी, मौसम के अनुसार उगाई वो, फिर कभी तुमने क्या किया, वो मैरीगोल्ड होता है, मैरीगोल्ड फ्लावर होता है, तुमने उसकी क्या की, वो हॉर्टिकल्चर में आ गए। तो इससे क्या होता है कि जब आप क्रॉप को क्या करोगे, रोटेट करोगे, क्या करोगे, रोटेट करोगे, तो एक तो रिस्क नहीं रहेगा क्योंकि सारे लोग तो वही कर रहे हैं, तुम अलग करोगे तो तुम ज्यादा पैसा बनाओगे, दूसरा तुम्हारी मिट्टी की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी, मिट्टी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मेंटेन रहेंगे। एक ही फसल को उगाओगे तो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और वो जो आपकी जो प्रोडक्टिव लैंड थी वो बैरन लैंड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बैरन लैंड बन जाएगी, ठीक है ना, बात समझ में आती है। ये तो बात कर रहा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की, जहां पे अलग अलग क्रॉप को प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन तो करो, लेकिन किसका, क्रॉप का। अगले में बोल रहा है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का ही क्या कर दो, डाइवर्सिफिकेशन कर दो। क्या कर दो, एक्टिविटीज का ही क्या कर दो, मतलब अरे जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज तो कर रहे हो तुम, ऊपर वाले में तो बात की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करने की बात की, एग्रीकल्चर को ही, मतलब जो आप फसल उगा रहे हो उसी को ही अलग अलग क्या करो, क्रॉप क्या करो, प्रोड्यूस करो। यहां पे कह रहा है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ही चेंज कर दो ना,
डाइवर्सिफिकेशन करो उन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का। अच्छा तुम क्या करते हो, तुम बेसिकली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो। किस में इन्वॉल्व हो, तुमने अपना फार्म जो है जिसपे तुम एग्रीकल्चर करते हो, खेती करते हो, तो उसमें क्या कर लो ना, तुम लाइव स्टॉक को क्या कर लो, डेयरिंग कर लो, पोल्ट्री फार्म खोल लो आप। बात समझ में आ रही ना? तो इस तरह की भी क्या है, कुछ एक्टिविटीज है, उसमें इंडल्ज हो जाओ। वो एक्टिविटीज का ही क्या कर दो, पहले वाले में बात की है क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन की, इसमें कह रहे हैं क्रॉप ही क्यों करनी है, दूसरे वाले में क्रॉप ही क्यों प्रोड्यूस करनी है, इन एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई कर दो ना। इससे अलग दो और भी तो सेक्टर है, उनमें आ जाओ ना, डेयरिंग कर लो, पोल्ट्री फार्म खोल लो, ठीक है ना। बाकी आप और भी बहुत सारे जो लाइव स्टॉक होते हैं वो क्या कर लो, है ना, उन्हें क्या कर लो आप, बेसिकली मैनेज करो, है ना, उन्हें पालो पोसो ऐसे करके, ठीक है ना, ब्रीडिंग वगैरह कराते लोग, ठीक है ना, तो वो चीज कराओ। तो वो कह रहे हैं कि उन एक्टिविटीज को क्या कर दो, डाइवर्सिफाई कर दो। और बच्चों भर भर के एग्जाम में पूछता है ये टॉपिक, भर भर के, है ना। और आपके लिए चैलेंज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों टॉपिक में डिफरेंस क्या है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्रॉप को रोटेट करने की बात कर रहे हैं, दूसरे में कह रहे हैं एक्टिविटी ही क्या कर दो, डाइवर्सिफाई कर दो, क्रॉप ही क्यों प्रोड्यूस करनी है, दूसरी ही क्रॉप क्यों या तीसरी ही क्रॉप क्यों, इन्हें छोड़ो, क्रॉप को छोड़ो, कुछ और एक्टिविटीज करो जो, लेकिन जिनका रिश्ता और नाता है किससे, प्राइमरी सेक्टर से, यानी कि ये नॉन फार्म एक्टिविटीज होती है। कैसी एक्टिविटी होती है, या इन्हें एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिशिंग कर लो, क्या कर लो, फिशिंग कर लो। तुमने देखा बहुत सारे लोग करते हैं फिशिंग, अपने वो उसमें पोंड टाइप से बना करके, और वो कुछ तो उनको खाने के लिए डालते, एकदम से देखना कितनी सारी वो मछली आ जाती है वहां पे, वो है ना, वो उसकी भी क्या करते हैं, वो फिश की फार्मिंग होती है, पोल्ट्री फार्मिंग करते बहुत सारे लोग। हालांकि मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है कि तुम ये काम करो, ठीक है ना। हाँ ये तो टॉपिक है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ये कोई अच्छे काम नहीं है कि तुम, दरअसल क्या है कि पोल्ट्री फार्मिंग या जो फिश फार्मिंग होती है वो होती इसलिए कि उन्हें लोग यूज करते हैं, अपने कंजप्शन के लिए यूज करते हैं, तो कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, ठीक है ना। बस ऐसा बोल रहे कि हाँ ये ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। मेरा तो मतलब पर्पस यही है, बस जस्ट बताने का, तुम्हारे को टॉपिक है सिलेबस में तो तुम्हारा यही बता रहा हूँ मैं, किसी को ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, तुम जाके ये काम करो, ठीक है। हाँ जी, हाँ डेयरिंग भी, डेयरिंग हो सकता है, वो तो वो बिल्कुल, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बत्तख वगैरह भी पालते हैं, बर्ड्स वगैरह, है ना, तो वो चीज है, वो चीज भी होती है। हाँ परिंदे तो सभी होते हैं भाई, क्या पता नहीं भाई, परिंदे तो, बर्ड्स को परिंदे ही बोलते हैं। हाँ हाँ लेकिन खोल सकते हैं, फिर वही वाली बात है कि मैं तो नहीं बोलूंगा अब तो वैसे। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं बच्चों, जैसे आपने जो बात की, इसमें इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको एक, आजकल जू बहुत ज्यादा देखने में नहीं आते। एक तो इसमें क्या है, एक तो दूसरा मतलब थोड़ा वो सही भी नहीं, एक तो कॉन्सेप्ट, क्योंकि तुमने जो जानवर की जो फ्रीडम थी तुमने तो वो छीन ली, एक तो बात वो, मतलब वो मोरली भी गलत है, एक तो, एक बात तो मतलब मेरा तो पॉइंट वो है। लेकिन आजकल वो मोरली खत्म नहीं हो रहे हैं, ये मोरल लोग बहुत ज्यादा एथिकल हो गए, इस वजह से वो जू खत्म हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इससे फुर्सत नहीं है ना, सारे जानवर तो इसमें भरे हुए हैं, मतलब खुद ही जानवर बन रहे हैं, है ना। तो हाँ तो इधर ऐसे तो इसलिए है भी नहीं है, बहुत जो है थे दिल्ली वगैरह में भी एक दो वो कभी कभी खुलते हैं, या कुछ तो बंद ही हो गए, तो वो नेशनल पार्क है ना। अब वो खुले वैसे भी देखो, बात तो ये है कि वो तो एक तो खुले हैं वो तो, दूसरा उनमें भी लोगों ने वहां पे भी धंधा बना लिया भाई, जंगल सफारी होती है ना, मतलब अगले को डर नहीं लग रहा कि तू ओपन जीप में जा रहा है और बस वो दिख जाए, टाइगर दिख जाए, परेशान कर रहे हैं उन्हें। कुछ वीडियोस आपने देखी होगी, कुछ वीडियोस ऐसी भी आई है कि जहाँ पे वो हाँ हमला कर दिया, वो कह रहे पीछे ले पीछे ले पीछे ले, गाड़ी कहाँ तक जाएगा। चलो सुनो भाई शुरू करें टॉपिक, बात करते किसकी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की। चलो ये पढ़ेगा, पहला बुलेट पढ़ेगा वंश, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। It involves a shift from a single cropping system to a multi-crop. हाँ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि शिफ्ट करना सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम पे, जो साल दर साल
है ना, बचपन से आपके जो बाप दादा थे, है ना, वो जो फसल उगाते जा रहे थे वही जो तुम उगा रहे थे, अब उससे चेंज करके किस पे आओ, मल्टी क्रॉपिंग पे आओ। किस पे आओ? ऐसा मत बोलना कि वो मेरे सपने में आएंगे फिर बोलेंगे हमने तो गेहूं की फसल उगाई थी, तू ये अलग क्यों जा रहा है, ठीक है ना। हाँ हाँ, वो कह रहा हम तो ये श्राप देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। करो भाई, तुम्हारी वरना जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ठीक है ना। डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप्स। कह रहे कि फूड ग्रेन से शिफ्ट होकर के किस पे भी आओ, कैश क्रॉप्स, जिनका आपको मार्केट में अच्छा पैसा मिलता है। बेसिकली द मेन एम इज टू प्रमोट द शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। कह रहे कि इसको ऐसा प्रमोट करने का रीजन ये है ताकि आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग से किस पे आ जाओ, कमर्शियल फार्मिंग पे। किस पे आ जाओ? हाँ जी, जहाँ पे आप कुछ पैसा भी बना सको, ठीक है ना। सब्सिस्टेंस फार्मिंग सारे बच्चों को पता है कि जब हम खुद के लिए प्रोडक्शन करते हैं, खुद की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, जिनको बेच करके हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है अच्छा खासा। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज स्टिल डोमिनेटेड बाय सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कहते हैं कि आजकल भी मतलब बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग केवल अपनी ही पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि कहाँ ही कुछ चाहिए अपने को, बता खाने पीने के लिए चाहिए वो हम खुद प्रोड्यूस कर लेंगे, थोड़ा बहुत हम पैसा बना लेते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है तो बस चल रहा है, हमें ऐसे नहीं कोठी बंगले बनाने हैं, और हमारी जो वांट्स है बहुत ज्यादा कि अब इसके बाद ये चाहिए, अब हमें ट्रेन चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, मार्स पे जाना है, यहाँ जाना है, सूरज पे जाना है, तो ऐसी हमारी कोई ख्वाहिशें नहीं है, ठीक है। हाँ, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज स्टिल डोमिनेटेड बाय सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बहुत सारे लोग करते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एंड फार्मर्स गिव प्राइम इंपोर्टेंस टू द सीरियल्स इन द क्रॉपिंग सिस्टम। और फार्मर किसको इंपोर्टेंस देते हैं, सीरियल्स को देते हैं। किसको देते हैं? सीरियल्स कौन कौन? जैसे पैडी, हाँ जी, और कौन है, मेज, हाँ, ज्वार, बाजरा, और आपका ये जो हो गया बार्ले जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की ये चीजों को क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं। फिर आगे बोल रहा है मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑफ फार्मर्स ऑन वन और टू क्रॉप्स एज दे आर एंगेज्ड इन ग्रोइंग अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। कह रहे कि मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम अगर आप करते हो तो उससे फार्मर की डिपेंडेंसी एक या दो ही क्रॉप पे नहीं रह जाती है, ठीक है ना, मतलब उनकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अब वो उनके पास और भी क्या है, ऑप्शन है। और मजे की बात एक बार ये है बेटा, तुम एक बार अपने गाँव में करके देखो, एक बार क्या करके देखो, चेंज करके देखो, उसके बाद सब ही वही करेंगे, है ना। हाँ, अपने आप नहीं करेंगे, तुम कर लो, और मतलब पूरे गांव में चर्चा होगी, ओ भाई वो तो नोट छाप रहा, तुझे पता उसका, हाँ, सारा का सारा जितना भी हरियाणा का बायर है यहीं पे आके ले जाता है सारा का सारा माल, भाई अगली बार तो हम भी यही उगाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी काम है, खैर अच्छी बात है। चलो, देयर इज अ नीड टू एनकरेज फार्मर। कह रहे हैं कि फार्मर को एनकरेज करने की जरूरत है हमें, टू टेक अप द कल्टीवेशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप, ताकि भाई उनको अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए। दरअसल क्या है ना, लोग डरते हैं, और उनका कहीं ना कहीं जो डर है वो भी जायज है। लोग ये डरते हैं कि भाई आती तो है नहीं हमें कोई दूसरी क्रॉप प्रोड्यूस करनी, और उनमें फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई कीड़े लग जाते हैं उनमें, ये वगैरह वो ज्यादा। एक बात और भी है, ज्यादा इससे भी डरते कि जैसे वेजिटेबल्स वगैरह उगाएंगे तो उनकी ज्यादा केयर करनी होती है ना। अच्छा, वैसे भी लोगों से भी और जानवरों से भी, और वैसे भी जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह है उनसे भी, ठीक है ना, तो उनसे भी तो मतलब सबसे ही बचा के रखना है। अभी तुमने देखा होगा बच्चों की, एक लास्ट टाइम मैंने बच्चों को शेयर भी की थी, एक कोई तो फार्मर है, वो जो मैंगो प्रोड्यूस करता है वो लाख लाख रुपए का एक मैंगो है। तुम देखना, तुम इंटरनेट पे सर्च करना, यूट्यूब पे, और उसने मतलब वहां पे सिक्योरिटी में उसने वो बाउंसर भी ऐसे ऐसे लगा के रखे हैं कि तुम एक बार आंख भी उठा के देखोगे ना तो तुम्हारी आंख नोच लेंगे वो। नहीं, ये नहीं है, कुछ तो अलग ही नाम है, मेरे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। वो एक ही आम आई थिंक ऐसे, हाँ पता नहीं, नाम नहीं पता मुझे क्या है। अब तुम कुछ भी बोलो, अब मुझे क्या पता चल रहा है। वो देखो उसके, देखो कितना जल्दी बोल रहे, कह रहे दोबारा बोल रहे, क्या बोला? इधर है शारदे धाम से आगे जाकर के। भैया कोई छोड़ने का ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है यूपी के अंदर अगर तुमने कुछ इस तरह की चीजें उगा ली, लोग छोड़ देंगे? 24 घंटे नहीं जाते, बहुत सारे लोग उधर शारदा धाम से आगे जा करके है, एक ही हाँ पूरा। तो नहीं, मैं तो किसी और पर्पस से। हाँ जी बच्चों सुनो प्लीज,
इधर देखो, तो आप देखना, या इनफैक्ट मैं निकाल करके लेके आऊंगा, वीडियो कॉल शेयर कर दूंगा आपके साथ में। तो उसने मतलब ऐसे डॉग सिक्योरिटी भी लगा के रखी है और बाउंसर भी लगा के रखी है, बिकॉज एक ही काम ही वो लाख लाख रुपए का है, ठीक है ना। हाँ जी, तो मेरी किडनी बिकवाने का प्लान तुम्हारा इसी जन्म में है, अभी इसी जमाने में। एक तो मैं बेच रखा हूँ ऑलरेडी। आगे सुनो। हाँ क्या बोला रे? नहीं मैंने तो बोला क्या? किसके लिए बेचे? क्या जिंदगी में हमारी कुछ ख्वाहिशें नहीं है? किसके लिए बेचे? ये दूसरे के लिए बेचे। तुम क्या सोचते हो? टीचर को क्या सोचते हो तुम? टीचर की ख्वाहिशें नहीं होती क्या? अजीब बात नहीं यार। भाई सुनो रे, तुम्हारी इंफॉर्मेशन में होगा, अब वो जमाने चले गए, वो टीचर वो एक बैग लेके आते थे, वो बस्ता लेके आते थे और अब यार जमाना चेंज हो रहा है ना। चलो सुनो अभी। हाँ जी भाई, हम भी इंसान हैं, हमारी भी ख्वाहिशें होती है। सारे सारे जो ऐसे होते बच्चे होते हैं कि बच्चों के लिए सारी चीजें करने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें हमारे लिए भी होती है। हम भी तो इसी ग्रह से बिलोंग करते हैं हम भी। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ना, बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई टीचर तो बिल्कुल बस ऐसे देवता इंसान होना चाहिए। नहीं नहीं भाई, ठीक है देवता होना चाहिए, लेकिन ठीक है हर एक चीज का एक अपना टाइमिंग भी तो होती है। अब ऐसे कोई ना अपनी पर्सनल लाइफ खराब कर दो तुम, मतलब ऐसा होता है इधर बुढ़ाना में तुम बाहर नहीं निकल सकते। पता क्या है कि इधर मैं जाता ही नहीं हूँ बाहर कहीं पे, मैं जहां पे भी जाता हूँ वहां पे कोई ना कोई मिलता ही है, कोई ना कोई। ऐसा हुआ है एक दो बार मैं जहाँ पे भी गया हूँ ना, अपने दोस्तों के साथ भी गया हूँ, वहां पे कोई ना कोई, ओ नमन भैया, अच्छा तुम भी यहाँ पे। मतलब अभी सुन तो लो पूरी बात। किसी कैफे पे चले जाओ यार तुम, कुछ खाने पीने के लिए, कुछ करने के लिए, तो लोग ऐसे सोचते हैं कि तुम कैफे पे भी नहीं आ सकते। कितने गंदे लोग हो यार तुम, जमाना ही खराब है। नहीं मैं तो बात कर ही नहीं रहा हूँ जहाँ की तुम बात कर रहे हो, वहां भैया वहां तक तो तुम्हारा ही एक्सेस हो सकता है, हम कहाँ। ऐसे तो ऐसे तो नेक कार्य तुम ही करने के लिए जाओगे, हम तो नहीं जाएंगे। नहीं ख्वाब है लेकिन, अब सुनो यार, सुनो सुनो, अब मान लिया हमारे पास तो अरेंजमेंट है, तुम्हारे पास नहीं है, तो अब तुम तो भाई अब हमने बंदोबस्त करके रखा है, तुम्हारे पास नहीं है तो तुम उधर ही जाके टक्कर मारोगे ना। चलो सुनो नलायको, मैंने कुछ बोला, तुमने कुछ सुना, अभी सुनो। कह रहा है कि देयर इज अ नीड टू एनकरेज फार्मर्स को एनकरेज करने की जरूरत है टू टेक अप द कल्टीवेशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप, ताकि वो क्या करे, एक वाइड वैरायटी क्रॉप्स की क्या करे, कल्टीवेट करे, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हो, है ना। मतलब पड़ोसियों को भी जलाओ आप, अबे भाई कभी ये कुछ उगाता है कभी कुछ उगाता है, इसका ही नहीं कुछ ठिकाना है, ठीक है ना। इट विल ऑल्सो रेज देयर इनकम, कह रहे कि इससे क्या भी इंक्रीज होगी, इनकम भी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। ये बच्चों हम पढ़ चुके हैं खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप कब होती है? गर्मियों के सीजन में होती है, और रबी जो क्रॉप्स होती है वो विंटर के सीजन में होती है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा किस में होती है? खरीफ में होती है, रबी में नहीं होती। वो पहले थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई थी, है ना, तो उसे ऐसे ऐसे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है बच्चों, अब बोल रहा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, इस बार एक्टिविटीज को ही डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहा। ऊपर बात कर रहा क्रॉप को डाइवर्सिफाई करने की, कि एग्रीकल्चर में हो एग्रीकल्चर में रहो, लेकिन दूसरी दूसरी क्रॉप क्या कर लो, प्रोड्यूस कर लो। कह रहे क्यों एग्रीकल्चर में ही क्यों रहना है, कैटेगरी ही क्या कर दो ना, चेंज कर दो, अलाइड एक्टिविटीज में आ जाओ। किस में आ जाओ?
तो देखते हैं। एज एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, कह रहे ज्यादा जनता तो वहीं पे लगी हुई है ना, पहले ही ओवर क्राउडेड है। अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द इंक्रीजिंग लेबर फोर्स नीड्स टू फाइंड द अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कह रहे हैं जो ज्यादा प्रोपोर्शन है ना, अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द इंक्रीजिंग लेबर, जो ज्यादातर जो लेबर बढ़ती जा रही है ना, वो क्या कर रही है, फोर्स कर रही है ना, कि हमें क्या किस चीज की जरूरत है, ऑल्टरनेट ऑप्शंस फाइंड आउट करने की जरूरत है, ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की जरूरत है। इन अदर, किसमें, ध्यान से सुनना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, नॉन फार्म सेक्टर में। किसमें, पहले वाली हेडिंग क्या थी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्या था, एग्रीकल्चर में रहो, क्रॉप को रोटेट कर दो, उसी कैटेगरी के अंदर रह करके ही कुछ और काम करो, कुछ और प्रोड्यूस करो। इसमें बात कर रहा है कि कैटेगरी ही क्या कर दो, चेंज। समझ में आ रही है बात, नॉन फार्म सेक्टर में आ जाओ, किसमें आ जाओ, इट वुड प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव पाथ टू सस्टेनेबल लिवलीहुड, कह रहे हैं कि इससे क्या मिलेगा आपको, एक और भी ऑप्शंस मिलेंगे जिससे आप परमानेंटली सस्टेनेबली अपनी लिवलीहुड को, अपनी लाइफ को, अपनी जीविका को चला सकते हो। जीविका को चलाना बहुत जरूरी है बच्चों। एंड वुड रेज द लेवल ऑफ इनकम, और इससे क्या भी बढ़ेगी, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। नॉन फार्म एक्टिविटीज हैव सेवरल सेगमेंट्स, कह रहे हैं कि इसमें काफी सारे क्या रहते हैं, सेगमेंट्स रहते हैं। सम सेगमेंट्स ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज पॉजेस डायनेमिक लिंकेज that permit healthy growth, while others are insubsistence, low productivity propositions। क्या बोल रहे हैं, तुम्हें समझ में आया कुछ भी, ध्यान से पढ़ोगे आप, बहुत अच्छा, बहुत भारी लिखा है इसने, बाकी तो ऊपर तो नॉर्मल थे बुलेट, ये बहुत अच्छा है। आया कुछ समझ में, हाँ जी बताइए। जो नॉन फार्म एक्टिविटी है मतलब एक्चुअली में बच्चों की ड्यूटी है। हाँ, तो जो नॉन फार्म एक्टिविटी है वो मतलब डायनामिक चीजें हैं, चल सकती है, मतलब लंबे समय तक चल सकती है। अरे सुन तो लो यार, मतलब वो चीज चल सके, अगर अगर वो जो काम एक्टिविटी है वो और तो ज्यादातर एक्टिविटी जो मतलब तो प्रोडक्टिविटी का जो है, और ये मतलब नहीं, अगर सब फार्मिंग में ही लगे रहेंगे तो इतना बेटा ध्यान से पढ़ लो, उसकी वजह से है ना, लप्पे मत मारो, ठीक है ना, कुछ भी कह रहे हो। फिर जो बच्चे सुनो, फिर जो बच्चे बोलते हैं ना, कहने लगे जी थ्योरी में नंबर नहीं आते, क्योंकि नंबर कहाँ से आएंगे, क्योंकि तुम लप्पे मार के आए हो। जल्दी से पढ़ो अच्छे से, ईशान। जैसे कि हमने पोएट्री फॉर्म हमसे अलग अलग चीजें बना सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एंटी होता है हमारी, है ना। और जो मतलब थोड़ा एक बार वर्ड टू वर्ड बता दोगे ताकि और क्लैरिटी आ जाए। तो जैसे सब सेगमेंट ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज से चालू कर दो। नॉन फार्म एक्टिविटी कई चीजें मतलब सेगमेंट, यानी कि नॉन फार्म एक्टिविटी में भी बहुत सारी चीजें हैं। चलो, तो अब जैसे कि नॉन फार्म एक्टिविटी जो मतलब कुछ सेगमेंट है, हाँ, और उनमें मतलब डायनामिक लिंकेज है, हाँ, लिंकेज हाँ, चलो अभी आगे, अभी जो ट्रैक पे आए ना अभी, हाँ, वो हेल्दी ग्रोथ के साथ बदलते रहते हैं। डेयरी फार्म को ज्यादा डेयरी फार्म से ज्यादा चीजें वो हेल्दी ग्रोथ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मतलब फार्मिंग में लगे रहेंगे तो उसमें मतलब एक ही चीज पे बैठेगा, नहीं, ये फिर वही वाली बात आ गई, यहाँ तक तो सही बोल रहे थे। मतलब वो बाकी जो कुछ होंगे मतलब वो निश्चित रहेगा, मतलब चेंज नहीं कर सकते। देखो, अच्छा जो तुम पहले बोल रहे थे, जो अब बोला उसमें फर्क था कि नहीं था, है ना, वर्मा जी भी जो पहले आप बोल रहे थे, वर्मा जी भी वही बोल। अब ध्यान से सुनो, आपने बिल्कुल सही बोली, आधी बात तो सही कर दी आपने, आधी से ज्यादा ही कर दी इनफैक्ट सही। चलो बाकी पूरी मैं कर देता हूँ
कह रहे कि नॉन फार्म एक्टिविटीज हैव सेवरल सेगमेंट्स। नॉन फार्म एक्टिविटी में भी बहुत सारी चीजें हैं। आप डेयरिंग कर सकते हो, पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर में आ सकते हो, आप टिश्यू फार्मिंग कर सकते हो, ठीक है ना, ब्रीडिंग में आ सकते हो, या बाकी लाइव स्टॉक कैटल फार्मिंग हो गई उसमें आ सकते हो। तो बहुत सारे एरियाज है, बहुत सारे एरियाज है। आप बी फार्मिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बी फार्मिंग कर सकते हो। अब कह रहे हैं कि ये जो बहुत सारे सेगमेंट है ना, इनमें से भी कुछ तो ऐसे हैं जिनका डायनेमिक लिंकेज है, आगे पीछे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। नहीं समझ में आया? अरे बी फार्मिंग का एग्जांपल दिया था आपको, उसमें वो बहुत ज्यादा डायनेमिक है, यानी कि वो धंधा अपने आप में एक है, लेकिन उसके आजू बाजू आगे पीछे बहुत सारे धंधे इन्वॉल्व है। कि जैसे बी फार्मिंग में आप क्या कर सकते हो, वो हनी एक्सट्रैक्टर मशीन होती है, वो बेच सकते हो, लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हो कि भाई उसे कैसे निकाला जाए, कैसे किया जाए। वो जो बी हाइव्स है वो बेच सकते हो, ठीक है ना। बाकी उसके फॉरवर्ड, ये तो बैकवर्ड हुआ, बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ। अब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या हुआ कि आप खुद तो क्या ही कर सकते हो, बेच ही सकते हो, बाकी आप व्हाइट लेबलिंग भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? व्हाइट लेबलिंग समझते हो आप? कि प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, अगर कोई भी अपना ब्रांड चिपकवाएगा उस पे तो वो चिपका देंगे। यहाँ माल हमारा ही है, लेकिन मार्केट में वो अलग अलग ब्रांड से जा रहा है, माल एक ही जगह से आ रहा है। से सुनो, तो वो काम कर सकते हैं। अच्छा, उसमें भी हम क्या बना सकते हैं? फ्लेवर बना सकते हैं, है ना। फ्लेवर बना, अभी देखो ना उसमें वो जो कल हमने वीडियो आपको दिखा रहा था बी फार्मिंग में, तो उसमें क्या होता है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्या होता है, जो बी जो क्रॉस पॉलिनेशन करती है, उसमें अगर वो जो बी हाइव आपने किसके यहाँ पे एप्पल के जो ट्रीज है उनके पास लगाए तो उसमें उसी का फ्लेवर आएगा। आपने नीम के पेड़ के पास लगाए तो उसमें उसका फ्लेवर आएगा। आपने बाकी कोई दूसरी चीज के उसके पास लगाए तो उसमें उसका फ्लेवर आएगा। तो उसमें अलग अलग क्या होगा, वो टेस्ट जनरेट होगा। तो ये चीज है। से और नो? हाँ बोलो ना। बाकी जो जो टूल किट है पूरी बैकएंड में, आप वो बेच सकते हो। तो बहुत सारे, यानी कि कह रहे कि नॉन फार्म सेक्टर में कुछ एक्टिविटीज, ध्यान से सुनना, कुछ एक्टिविटीज तो ऐसी है जिनका डायनेमिक लिंकेज है। डायनेमिक लिंकेज का मतलब यहाँ पे जिनके आजू बाजू बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है, जिनका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है और जिनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। लेकिन कुछ तो उनमें से ऐसी है, बस उनसे तो तुम्हारा खर्चा पानी चलेगा। ये बात तुमने नहीं बोली थी, समझ में आई? अब पढ़ो वापस से अपने मन से पढ़ो और तुम्हें बताओ कि समझ में आई कि नहीं आई। नॉन फार्म एक्टिविटीज हैव सेवरल सेगमेंट्स, सम सेगमेंट्स ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज पोजेस डायनेमिक लिंकेज, यानी कि कुछ में तो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डायनेमिक लिंकेज होते हैं। वो लिख लेना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और एग्जांपल लिख लेना वो बी फार्मिंग वाला यहाँ पे। दैट परमिट हेल्दी ग्रोथ, जिससे क्या होती है, हेल्दी ग्रोथ हो सकती है। यानी कि आपको उसमें भी मतलब बहुत सा डाइवर्सिफिकेशन है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके जहां पे आपको कभी रिस्क नहीं लगेगा। ये धंधा नहीं चला तो ये चलेगा, ये नहीं चला तो ये चलेगा, ये नहीं चला तो ये चलेगा। और अगर थोड़ा थोड़ा भी सबसे चल रहा है तो कलेक्टिवली बहुत सारा रेवेन्यू आएगा। तो वो बोल रहा है, कह रहे कि लेकिन नॉन फार्म में वाइल कुछ तो ऐसी है, वाइल अदर्स आर इन सबसिस्टेंस, बस उनसे तो तुम्हारा घर का खर्च ही चलेगा, उनसे तो बस तुम्हारी जीविका चलेगी। तुम अपनी ही जरूरतों को क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। लो प्रोडक्टिविटी प्रपोजिशन, उनमें प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत कम है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज है। अब पढ़ो इसे अपने मन में पूरा, और फिर कोई डाउट हो तो पूछो मेरे को। अब इस बार अपने मन में पढ़ना, ऐसे लप्पे मत मारो कुछ भी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर की तो कुछ बात ही नहीं हुई कि एग्रीकल्चर में ऐसा होता है, इसमें बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। ये इसी में ही क्लासिफिकेशन कर रहा है कि इसी में ही कुछ तो बहुत बढ़िया है, कुछ बढ़िया नहीं है। पढ़ो जल्दी से। हाँ, हेल्दी ग्रोथ यानी कि आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा, ठीक है ना, उसमें रिस्क नहीं होगा। डायनेमिक लिंकेज का मतलब समझे कि वो एक्टिविटी अपने आप में इतनी डायनेमिक है कि उसके आजू बाजू बहुत सारी चीजें की जा सकती है ना। वर्टिकल इंटीग्रेशन किया जा सकता है और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन किया जा सकता है। वर्टिकल में भी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है, बैकवर्ड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो वो चीज आगे बोल रहा है, द डायनेमिक सब सेक्टर इंक्लूड एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। जो डायनेमिक यानी कि जिनमें काफी अच्छा स्कोप है, उनमें कौन कौन आता है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जहां पे आप इस फील्ड में क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, एग्रो प्रोसेसिंग वगैरह कर सकते हो, है ना, फूड प्रोसेसिंग वगैरह में भी आ सकते हो, ठीक है ना। आगे जो लिखा है, लेदर इंडस्ट्री में आ सकते हो। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आजकल तो बहुत ज्यादा और भी ऑप्शंस आ गए, लेदर के और भी ऑप्शंस आ गए, वीगन लेदर करके बोलते हैं। हालांकि कुछ और भी नाम बोल सकते हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या है, लेदर अपने आप में ही मतलब, खैर कह रहे कि टूरिज्म में आ जाओ। किस में आ जाओ? तुम देखो बच्चों, पता क्या है, आगरा में ना, पता क्या है, तो तुम जान के चौंक जाओगे कि अच्छा ऐसे भी करते के लोग। आगरा में लोग घूमने के लिए आते हैं,
आते कि नहीं आते हैं? आगरा के आसपास, नहीं नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आगरा के आसपास के एरिया में जो उधर बहुत ज्यादा जो फॉरेनर्स आते हैं ना, तो अभी फॉरेनर्स को क्या पता कि रूरल एरिया कैसा होता है, विलेज का माहौल क्या होता है, कैसे होते हैं। तो आगरा के आसपास में ना एक बंदे ने अपने गांव में पूरा वो गांव को पूरा अच्छे से मेंटेन करके रखा है। एक बंदा इधर मेरठ के आसपास भी आई थिंक, वो यूट्यूब पे उसकी वीडियो आती है, मैंने कभी तो देखी थी। तो उसने क्या करके, उसने तो अपने गांव, मतलब खैर उसने टूरिज्म पर्पस के लिए, उसने अपने गांव को अच्छा बनाने के लिए ऐसा किया, ठीक है ना। तो उसने क्या किया है कि जैसे मान लिया ट्यूबवेल है, ठीक है ना, या जो उसके फार्म्स है जहाँ पे अलग अलग खेती होती है अलग अलग टाइप की, और जो कैटल फार्मिंग होती है, या जो कैटल है, गांव का जो जीवन कैसा है, उसने पूरा पैकेज बना के रखा है वो। और वो उधर क्या है, उसने अपना एक तो स्टॉल लगा के रखा है उधर आगरा में ताजमहल के आसपास, और वहां पे जो फॉरेनर्स आते हैं उनको वो पूरा अच्छे से उन्हें प्रेजेंटेशन देता है कि भाई हम इस तरह की सर्विसेज देते हैं कि आपको मान लिया 1 दिन का पैकेज है, 2 दिन का पैकेज है, कि एक रूरल लाइफ कैसी होती है, लोग कैसे जीते हैं, है ना। फिर जो जाके देखते हो, कभी तुमने उसमें देखा होगा कि जो छोटी छोटी भी चीजें होती है, तो फिरंगियों से कैसे, अरे वाह अमेजिंग, ये चीज तो हमने देखी नहीं। हाँ, तो हाँ जी, तो अभी तुम्हारे लिए शायद वो नॉर्मल बात हो सकती है। अब वो बंदे ने देखो, वो अपने जो उसका फार्म था उसने उसमें फार्मिंग नहीं करी, उसने कुछ ऐसी चीजें है ना कि जैसे उसने खाद डाल के रखी है उस पे तो नहीं, अदरवाइज मत लेना नालायक। वो नहीं, लोग जो फॉरेनर है वो देखो, अरे ये क्या, ये तो हमने तो देखा ही नहीं है भाई। उन्होंने तो डबल बेड ही देखा है। हाँ जी, अच्छा सुनो, ए छपरी चल, सुनो, मैंने कुछ बोला तो डबल बेड को डबल बेड ना बोले तो क्या, तेरे एक्सप्रेशन वैसे नहीं है ना। हाँ जी सुनो, अच्छा जो हॉर्स कार्ट है, हॉर्स कार्ट है, या जो वो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी, ठीक है ना, तो उस पे वो लोगों को क्या करा रहे हैं, ट्रेवल वहां तक गांव तक लेके जा रहे हैं, तो उनका अलग ही एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है वो, तो उसका पैसा चार्ज कर रहा है। तो इस तरह के भी ऑप्शंस है, ठीक है ना। तो ये चीज ले सकते हैं टूरिज्म में। समझ में आ रही है बच्चों बात? अरे तुमने देखा होगा आजकल तो वो ऐसे भी तुम्हारे लोकल एरिया में देखो, लोग अभी जैसे गर्मी आती है वो खोल के रखते, क्या बोलते हैं उसे, थीम पार्क बोलते हैं ना। अरे वो सस्ता क्रिस्टल वर्ल्ड, ठीक है ना, तो वो हाँ, वो तो बंद कर। त्यागी जी तो शायद बंद कर रहे हैं। त्यागी जी तो वहां पे हॉस्पिटल खोलेंगे आई थिंक, जहां तक पता, ऐसा पता चला था। नहीं अब बंद करने वाले उसे वहां पे बंद, हाँ पार्क बंद होकर के हॉस्पिटल खुलेगा। भाई पार्क वाले इतना पैसा नहीं बना सकते इधर, यहाँ यहाँ तो बहुत कम लोग जाते हैं, और जाते भी है तो फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करके आता है। चलो आगे देखो, दो सेक्टर विच हैव द पोटेंशियल, सुनो ना ए बच्चों, पार्क उनमें से ही एक है। मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि नॉन फार्म में कुछ तो चीजें ऐसी होती है जिनका काफी डायनेमिक लिंकेज होता है ना, लेकिन कुछ ऐसी होती है कि उसमें तो बस केवल घर खर्च चलेगा, तुम्हारा गुजारा चलेगा। तो पार्क अपने लोकल एरिया में पार्क उनमें से ही एक है, बात समझ में आ रही है ना, जिनमें केवल घर खर्च, उल्टा भाई पैसा ज्यादा लगता है उसमें, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत आती है उसकी। देखने में यूं लगता है कि भाई मान लिया जैसे क्रिस्टल वर्ल्ड है, या बाकी ये वाव है इधर, आई थिंक आप नोएडा में है ना, नोएडा में वाव है। तो उधर क्या है, उधर ज्यादा जनता आती है, उधर ज्यादा जनता आती है तो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट रिकवर हो जाती है, इधर नहीं होती उनकी रिकवर। मान लिया अगर कोई बंदा 300 रुपए भी, उधर तो 2000 भी देके आएगा, पैसा भी खर्च करके जाएगा, है ना, और उधर भी टिकट भी 2000 रुपए का ले लेगा। इधर 300 रुपए देते हुए ना, मतलब ऐसा बोलेगा क्या पानी में तो कूदना है, ठीक है ना, ये वो तो वैसा। अच्छा उधर उनकी 500 रुपए में तो रेंट पे उनकी ड्रेस लेगा खुद जा करके, इधर 300 नहीं देगा। तो ये चीज है, दो सेक्टर विच हैव द पोटेंशियल, कह रहे कि अरे सुनो, जिन सेक्टर में क्या है बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बट सीरियसली लैक इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे पोटेंशियल तो ज्यादा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। एंड अदर सपोर्ट इंक्लूड ट्रेडिशनल होम बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक पोट्री, क्राफ्ट, हैंडलूम एक्सेट्रा। कह रहे कि जो इस तरह की जो चीजें हैं, जो पोट्री हो गई, क्राफ्ट, हैंडलूम वगैरह, इन सेक्टर में काफी क्या है, पोटेंशियल है, लेकिन इनमें किसकी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मतलब जो छोटे छोटे जो क्राफ्टमैन होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जो ऑपरेट करते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं, इनको बहुत ज्यादा
गवर्नमेंट प्रमोट तो करती भी है, लेकिन जितना इनका प्रमोशन होना चाहिए, जो इनकी आर्ट जो जनता के सामने आनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए, देश विदेश में जो इनकी आर्ट प्रमोट होनी चाहिए, वो बहुत कम आती है। ठीक है ना, मिट्टी के बर्तन बहुत आप इधर जाओ ना, परी चौक पे जाओगे आप, नोएडा में, सॉरी कहाँ पे, नोएडा में ना, हाँ नोएडा में है परी चौक, उधर उसके आसपास में जाओगे तो जो मिट्टी के बर्तन बहुत आजकल बहुत लोग यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत मतलब उनको बहुत अच्छी फिनिशिंग सी, मतलब इनफैक्ट आप पूरी रसोई अपनी किससे सजा सकते हो, मिट्टी के बर्तन, बहुत अच्छा भी रहता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है ना। तो ऐसे लोगों को, ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की जरूरत है ना। अपन लोग क्या करते हैं, जाकर के इधर जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उनमें जाकर के, तो अगर कोई बोलता है कि इतना पैसा कम कर लो, 5-10 रुपए कम कर लो, 20 रुपए कम कर लो, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड कम हो जाता है। ठीक है ना। और जो छोटे छोटे लोगों के साथ जिनको एक्चुअल में प्रमोट करने की जरूरत है, उनके साथ जाके जीरेबाजी करते हो, है ना, चिक चिक करते हो कि 5 कम कर ले, 10 कम कर ले, ये वो नहीं, इतने का नहीं आता वो। तो ऐसी कह रहे कि यहाँ पे थोड़ा इनको प्रॉपर इनको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। इनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ना। कभी तो तुम देखो कि शार्क टैंक में भी तुमने देखा होगा कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट के आते हैं ज्यादातर वो डील लेके जाते हैं, क्योंकि इसमें उनका टैलेंट होता है और उसका कंपटीशन भी बहुत कम है, क्योंकि हर एक बंदे का अपना क्या होता है, अपना यूनिक टैलेंट होता है। आर्ट बिल्कुल सबकी पर्सनलाइज ही होती है। ठीक है ना। तो इन लोगों को प्रमोट करने की जरूरत है, इनमें पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। द मेजोरिटी ऑफ रूरल वुमेन फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, ज्यादातर जो गाँव की जो महिलाएं होती है उन्हें जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो किसमें मिलता है, एग्रीकल्चर में मिलता है। वाइल मैन जनरली लुक फॉर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, है ना। वुमेन को अलाउड नहीं होता नॉन फार्म सेक्टर में जाने का। बात समझ में आ रही है। वो तो किस में ही ऑपरेट करेगी, अगर किसी के पास है, मान ले किसी के पास 2 ऑप्शन है, किसी फैमिली में, रूरल फैमिली में 2 ऑप्शन है कि उनके पास एक नॉन फार्म का भी ऑप्शन है और फार्म का भी ऑप्शन है। तो फार्म में तो वो किसको ही छोड़ देंगे, अपने घर की महिलाओं को, वुमेन को, कि वो संभाल लेगी। ठीक है ना। और बाकी जो नॉन फार्म सेक्टर है उनमें वो खुद ऑपरेट करेंगे। ठीक है ना। तो वो बोल रहे हैं इन रिसेंट टाइम वुमेन हैव आल्सो बिगन लुकिंग फॉर नॉन फार्म जॉब्स, कह रहे कि लेकिन कुछ एरियाज में ऐसा हुआ है कि वुमेन भी अब क्या करने लगी, इनिशिएटिव लेने लगी, किसमें, नॉन फार्म सेक्टर में। बात समझ में आ रही है। आज के लिए इतने रखे गया। कल अब देखो बच्चों, अभी तक तो सुनो, अभी तक तो हमने क्या देखा, एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है वो कितने टाइप की होती है, मतलब जो नॉन फार्म एरियाज है एम्प्लॉयमेंट के, अभी जब हम देख रहे थे ना कि नॉन फार्म में भी बड़े सारे सेक्टर ऐसे जिनमें तो क्या है, काफी पोटेंशियल है, काफी सारे ऐसे, उनसे तो केवल घर खर्च चलेगा तुम्हारा। ठीक है ना। अब वो लेकिन है कौन कौन सी एक्टिविटीज, उनमें कुछ, बहुत सारी तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे कि जैसे कि नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बता रहा हूँ, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे हम, डेयरी फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, फिशरीज के बारे में पढ़ेंगे, और एक है बच्चों हमारा ये हॉर्टिकल्चर। तो ये 4 और एक 5 ये हो रहा है लास्ट, आईटी। जैसे मैंने बोला था ना कुछ लोग क्या खोल लेते हैं, कैफे वगैरह खोल लेते हैं, तो ये 5वीं। तो ये 5 एक्टिविटीज है, मेजर तौर पे ये पढ़नी है। और उसके बाद बच्चों एक टॉपिक है इसके अंदर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है ना। और बच्चों कुछ और भी डिसाइड किया मैंने कि जैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, वैसे तो इसके बाद जो चैप्टर मेरे को पढ़ाना था वो एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाना था, लेकिन मैं ना अभी क्या है ना, क्योंकि फ्लो चल रहा है, एक फ्लो चल रहा है, तो उसको बीच में नहीं घुसाऊंगा। ठीक है ना। पहले क्या करेंगे हम, एक चैप्टर है हमारा एनवायरमेंट वाला, ठीक है ना, तो वो एनवायरमेंट वाला साथ के साथ यहीं पे चैप्टर पढ़ेंगे कि ताकि लिंकिंग हमारी जो फ्लो है वो बना रहे हमारा। ठीक है ना। और मेरे ख्याल इसके बाद वो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और उसके बाद बस हमारे 2 चैप्टर रह जाएंगे, एक एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट और एक हमारा नेबर कंट्रीज वाला, कंपैरेटिव डेवलपमेंट वाला। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतने करते हैं, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।